सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद देती हूँ। नाज़रीन, हम देख रहे हैं जो सियासी दर्ज हरारत है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे 27 अक्टूबर का दिन करीब आ रहा है कि बेचैनी फैल रही है हुकूमती हलकों में कि आखिर इस तो धरना है या एहतजाज है, इसको रोका किस तरीके से जाए, मनाया जाए या फिर किसी तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। तमाम तर सूरत हाल इसी तरीके से है और ज़ाहिर इसी तनाजुर में अब अपडेट्स भी आती जा रही हैं, ख़बरें भी आती जा रही हैं। तो अभी थोड़ी ही देर पहले की खबर है कि अब हुकूमत ये चाह रही है कि मौलाना साहब को मना लिया जाए, और मनाने के हवाले से जो कोशिशें कर रही है हुकूमत, उसमें वज़ीर आज़म का वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर से राबता हुआ है और ये कहा गया है नूरुल हक क़ादरी को कि वो मौलाना फजलुर रहमान से राबता करें, उनसे बातचीत करें और उनको मना लिया जाए कि वो जो एहतजाज है या धरना उसको मौक़र कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। अब मौलाना साहब को मनाने की कोशिशें किस तरीके से की जाएंगी? क्या उनके मुतालबात पहले ही सुन लेना ज़रूरी नहीं था? टाइम गेन किया जा रहा है किसकी तरफ से? क्या वजह है? हुकूमत सोच क्या रही है? ज़रा इस खबर से मुतालिक पहले डिटेल्स ले लेते हैं शहबाज अहमद से, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहबाज, क्या कहा है हुकूमत, क्या कहती है? अब अगर नूरुल हक क़ादरी को ये टास्क दिया गया है तो वो किस तरह रब्ता करेंगे? कोई सिफारिशात भी मुरतब की गई हैं? क्या प्लान है हुकूमत का? जी देखिए, हुकूमत ने ये प्लान किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान जैसे ही चीन से वापस आए हैं तो तमाम तर उन्होंने जो है वो राब्ते अपने शुरू कर दिए हैं। पहला राब्ता उन्होंने किया है नूरुल हक क़ादरी, जो वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर हैं, और हुकूमत ये चाह रही है कि मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करे। उन्हें ये कहा है कि तमाम तर सिफारिशात जो वह मुरतब करें और ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान धरने में क्या करना चाह रहे हैं, उनका किस दिन उनका मार्च जो है इस्लामाबाद आएगा, कितने लोग होंगे, उनके मुतालबात क्या हैं। तो हुकूमत ये चाह रही है कि महाज राय की सियासत ना हो, बल्कि जो मामलात हैं वो मुज़ाकरात से हल कर लिए जाएँ, कुछ असलूबी से हल कर लिए जाएँ। तो नूरुल हक क़ादरी को ये टास्क दिया गया है कि ज़रा ये कह रहे हैं कि जो हमारी नूरुल हक क़ादरी से बात हुई उसके मुताबिक कि नूरुल हक क़ादरी मौलाना फजलुर रहमान से भी बात करेंगे और इस सिलसिले में तमाम तर सिफारिशात को अपनी 1 से 2 रोज़ में वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश करेंगे, जिसमें वो बताएंगे कि इनके क्या मुतालबात हैं और क्या कुछ चाह रहे हैं। उसके बाद फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने जो करीबी रुफ़का हैं उनको बुलाने का फैसला किया है और 1 से 2 रोज़ में जो तहरीक इंसाफ के जो करीबी कोर ग्रुप है जो वो वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास में वो बैठेंगे और उसमें मुशावरत की जाएगी कि कैसे मौलाना को जो है वो रोका जाए और कोशिश ये की जाए कि मौलाना जो है वो अपना इजलास जो धरना उनका है वो मौखर कर दे। और क्योंकि एक गुज़िश्ता रोज जो एक वज़ीर दाखिला ने स्टेटमेंट दी थी कि मौलाना शौकत इश्तियाल अंगेजी करना चाह रहे हैं, तो हुकूमत ने फैसला किया है कि इस तरह के बयान से वज़ीर आज़म इमरान खान ने रोका है कि कोई वज़ीर इस तरह के बयान नहीं देगा। बल्कि साथ साथ ये भी कहा है कि जब तक नूरुल हक क़ादरी की जो सिफारिशात है वो नहीं आती उस वक्त तक जो है हुकूमत खामोश रहेगी। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है और ये ज़राए कह रहे हैं कि 1 से 2 रोज में नूरुल हक क़ादरी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से बराह रास्त या फिर JUI की जो नूरुल हक क़ादरी ही होंगे या कोई कमेटी होगी उसमें दीगर अरकान भी होंगे, कुछ इस तरह का प्लान है शहबाज? प्लान तो ये है कि दो और वज़रा है जिसमें परवेज खटक है और आजम सवाती है, उनको भी इस हवाले से टास्क मिलेगा। जो हमें ज़राए ने बताया कि पहले नूरुल हक क़ादरी को कहा है कि पहले वो जो बात करें, क्योंकि नूरुल हक क़ादरी मज़हबी वज़ीर भी है और उनके जो उलमा कराम है उनसे अच्छे राब्ते भी हैं, तो वो उनको जो है दरमियान में उनको टास्क दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया। और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि परवेज खटक और आजम सवाती भी उनके हमरा होंगे। अब ये राबता कब होगा और इस राबते में सिफारिशात क्या होंगी, किस तरीके से हुकूमत मना लेगी मौलाना साहब को? लेकिन जो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं सूरत हाल है वो है सूरत हाल इस्लामाबाद में अगर लॉकडाउन होता है तो उससे निपटने के लिए प्लान बी है। वो प्लान बी ये है कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको ज़रा फ़ाल किया गया है, पुलिस के अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख की गई हैं, बाकायदा इस बात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अकील अहमद से जानते हैं, अकील क्या क्या फैसले लिए जा रहे हैं इस धरने से एहतजाज से निपटने के लिए? पुलिस अफसरान को क्या हिदायतें दी गई हैं? जी, आज़ादी मार्च के हवाले से एक तरफ तो मौलाना फजलुर रहमान और तमाम अपोजिशन जो है वो अपनी तैयारियां कर रही हैं और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी आज़ादी मार्च से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कल जो है वो IG इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत आज़ादी मार्च से निपटने के लिए एक अहम इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए। इसी हवाले से आज सुबह IG इस्लामाबाद की जानिब से जो इस्लामाबाद पुलिस है उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और ये हिदायत जारी की गई हैं कि जब तक आज़ादी मार्च का मामला कहीं पर निपट नहीं जाता तब तक कोई भी इस्लामाबाद पुलिस का एहलकार जो है वो छुट्टियों पर नहीं जाएगा।
जबकि दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से रोज बरोज मौक़िफ़ है उसमें सख्ती आती जा रही है। आज JUIC की जानिब से ये ऐलान किया गया कि आज़ादी मार्च में उनके जो 20,000 बावर्दी रज़ाकार होंगे वो शिरकत करेंगे और उनके हाथ में डंडे होंगे, और वो जो आज़ादी मार्च में अगर पुलिस कोई उनको रोकेगी तो वो उस हवाले से सख्त हिकमत अमली अपनाएंगे। इसके साथ ही पेशावर में जो आज JUIC की जो उनकी जो मरकज जो है वो सूबाई इंतजामिया है, उन्होंने भी ये एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा गया है कि अगर पुलिस का कोई नुमाइंदा उनको तंग करता है या गिरफ्तार करता है तो वो उस जिले में मरकजी इंतजामिया को इजाजत दिए बगैर वहीं पर जो है वो एहतजाज शुरू कर दे और उस जिले को सील कर दें। तो मामला ये संगीन होता जा रहा है। आज JUIC पेशावर की जानिब से। लेकिन अकील, एक खबर जाहिर है ये भी है ना कि कल एक इजाज़त के लिए दरख्वास्त भी दी गई थी कि ये धरना देने दिया जाए या एहतजाज करने दिया जाए इंतजामिया को, उस दरख्वास्त का क्या हुआ? जी, ये कल JUIC के जो सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी चीफ कमिश्नर ऑफिस में, और उन्होंने इसकी दरख्वास्त ये इजाज़त तलब की थी कि हमें जो है ये आज़ादी मार्च की इजाज़त दी जाए। लेकिन उसके बाद ही 2 घंटे बाद उनकी जानिब से इस्लामाबाद में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जब सहाफ़ियों ने उनसे इस बारे में सवाल किया कि आपने जो चीफ कमिश्नर को खत लिखा है, तो उनका उसमें ये कहना था कि जो हमने खत लिखा है वो एक जो हमारी जो कागजी कार्रवाई पूरी करनी थी। उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी मार्च के लिए किसी भी जो है किसी किस्म की इजाजत की जरूरत नहीं है। अच्छा, का जो आइन है, ये कागजी कार्रवाई पूरी की गई है। बहुत शुक्रिया आपका अकील अहमद, हमें तमाम तर सुराग कर रहे थे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फैसल अयाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए आज शो में हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया। दीगर मेहमान भी हमें आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे। फैसल अयाज साहब, क्या वजह है वही जमात जो धरना, इतना बड़ा एक धरना 126 दिन का कर चुकी, क्यों धरना नहीं देने दे रहे आप मौलाना साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब को आज़ादी मार्च के हवाले से अगर बात की जाए या उनके धरने के हवाले से बात की जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से ये किसी ने भी नहीं कहा कि मौलाना साहब को सियासी तौर पे जो है एहतजाज की इजाज़त हम नहीं देंगे। मौलाना साहब को सियासी एहतजाज की इजाज़त भी है, इस्लामाबाद आएँ, अगर आना चाहते हैं तो आएँ, लेकिन मौलाना साहब का ये जो एहतजाज या आज़ादी मार्च है ये हमारी नज़र में सियासी तौर पर नहीं बल्कि एक मजहबी कार्ड खेला जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने देखें, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले जो है, और कोई भी जमहूरी हुकूमत हो उसका फ़र्ज़ बनता है कि किसी को भी कोई अगर मसला दरपेश हो तो उसको जो है उसको टेबल टॉक के ज़रिए उसको हल किया जाए, उसकी तरफ जाया जाए और पूछा जाए कि आपके मसाइल क्या हैं। अगर उन मसाइल ना हल हों और वो मसाइल हल तलब ना हो तो फिर एहतजाज की बात होती है। मौलाना साहब ने तो अपने तौर पे अपने ही मुतालबात जो है, जो कि मुतालबात मैं समझता हूँ कि सियासी जिद्दोजहद की बजाय उनके नज़रियात जो हैं वो ज़रा मुख्तलिफ थे। उन्होंने मुतालबात पेश करके जो है एहतजाज का एक तरीकाकार बना दिया और अपनी डेडलाइन दे दी। अब हुकूमत का देखिए, मौलाना साहब के सबसे पहला तो उनका मुतालबा है कि इलेक्शन में धांधली के हवाले से, अगर इलेक्शन में धांधली के हवाले से बात की जाए तो उसका एक तरीकाकार मौजूद है। मेरा मौलाना साहब से ये सवाल है, क्या जो तरीकाकार आइन में मौजूद है आपने वो तरीकाकार अडॉप्ट किया? क्या आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गए? क्या आपने अदालतों में जाके अपनी पिटीशंस फाइल की, या पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात ने जो है वो कोई ऐसी पिटीशंस फाइल की? यही तो मुतालबा आप लोगों का था ना, जब आप लोग धरना देने आए थे। आप लोगों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू तो किया था, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने सड़कों पर धरना भी दिया था। तो ये हक तो फिर उनका भी है कि अगर वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करें या ना करें, धरना वो भी नहीं, क्योंकि आप लोग तो खुद कंटेनर का वादा कर चुके हैं। हमारे एहतजाज और मौलाना साहब के एहतजाज में बहुत वाज़ेह फ़र्क है। हमारा एहतजाज उस वक्त हमने एहतजाज किया जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसले दे दिए और हुकूमत ने डब्बे जो है वो नहीं खोले थे 4 इलेक्शंस के। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो स्टे ऑर्डर्स जो है उसको डिलेइंग टैक्स गवर्नमेंट उस वक्त इस्तेमाल कर रही थी। आप मुझे बताएं कि 1.25 साल हुकूमत को होने को है, 1.25 साल में कौन से गवर्नमेंट ने किसी भी इस तरह के इशू पे डिलेइंग टैक्स इस्तेमाल किए हैं? और मौलाना साहब के हवाले से बात की जाए तो मैं सिर्फ मौलाना साहब ने
कोई पूरे उनकी जमात जो है पूरे पाकिस्तान को प्रेजेंट नहीं करती। मौलाना साहब जो हैं एक ख़ास मजहबी तबके को प्रेजेंट करते हैं। अगर उनके हल्के के हवालों से बात की जाए, जीतने की तो बड़ी दूर की बात है। उनके जो टिकट्स हैं NA के, मेरा नहीं ख्याल कि वो 40 हल्कों से अगर मौलाना साहब उनके टिकट मौलाना साहब को तो इन हालात में उनके साथ बड़ी जमातें मिल जाती हैं। नून लीग तो अभी अपना फैसला 1-2 रोज में दे देगी, PPP कह रही है हम ताउन करेंगे। ये 2 बड़ी जमातें अगर उनके साथ मिल जाती हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर वो मिल भी जाते हैं तो उनका जो एजेंडा है, उनका जो इश्यूज हैं, वो उनके ज़ाती एजेंडा है। उनके कोई पब्लिक इंटरेस्ट की खातिर वो एहतजाज करने नहीं आ रहे। वो कोई सिस्टम के अगेंस्ट जो है, अगर उन्होंने इलेक्शन के धांधली के हवाले से एहतजाज करना होता तो पिछले अदवार में उनकी हुकूमतें थी, उनको ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए था कि इलेक्शन में धांधली ना हो। तो इस वजह मैं समझता हूं शिकायत तो उनको आज है ना, शिकायत तो उनको पहले थी नहीं अभी तक। तो जब शिकायत है, जब एहतजाज करने आ गए, पॉइंट टेकन। फैसल आया साहब, पॉइंट टेकन। मैं आती हूं आपकी जानिब। ऐसा बना है सिस्टम बनाना होता है, सिस्टम तो आपने बनाना ना, अब आपकी हुकूमत है। इलेक्शन रिफॉर्म पे कब से बोलते रहे, आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। हमेशा सिद्दीकुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन करें, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे फैसल अयाज साहब की। पहले तो जरा मुझे ये बता दें, नून लीग शरीक हो रही है नहीं? आज भी मुलाकात नहीं हो पाई शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नून लीग एहतजाज में मुकम्मल शरीक होगी, धरने में भी आएगी। अलबत्ता धरने की मोडालिटीज़ तय होनी हैं और वो चूँकि 31 तारीख को यहाँ पहुँचना है, अभी बहुत दिन है, ये मामला तय हो जाएंगे। जिस तरह रहबर कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि इमरान खान मुस्ताफ़ी हो जाए, जिस तरह रहबर कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इसी तरह से रहबर कमेटी वक्तन फ़वक्तन उठने वाले मसाइल जो है बैठ के हल कर लेगी। ये कोई बड़ा आसान काम है, ये मुश्किल नहीं है। और ये जो मेरे दोस्त कह रहे थे ज़ाती एजेंडा और इलेक्शन में धांधली अगर हुई है तो इन्हें कवानीन ठीक बना लेने चाहिए थे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जितने बेहतरीन कवानीन बन चुके हुए हैं, इनसे बेहतर कवानीन शायद ही बने। इंडिया में इलेक्शन होते हैं, एक जगह जमा होते हैं, अपना जो पोलिंग बॉक्सेस हैं, 7 दिन के बाद जाकर गिनती शुरू होती है और वहाँ धांधली नहीं होती। यहाँ तो उसी वक्त इलेक्शन अनाउंस करना होता है। यहाँ ये हुआ कि पोलिंग एजेंट्स को निकाल बाहर फेंका गया, फॉर्म 45 मर्जी के बनाए गए। इलेक्शन कमीशन ने तस्दीक कर दी कि 95% फॉर्म 45 पे दस्तखत ही नहीं है पोलिंग एजेंटों के, अपनी मर्जी से ऐलान कर दिया गया। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दी थी ना आप लोगों ने, डंडे के जोर से। जी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दी थी ना आप लोगों ने? इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इससे पहले लोगों ने दरखास्तें दी, 5-5 साल फैसले नहीं हुए। अब भी जिस तरह से फैसले होते हैं, आपको पता है क्या हो रहा है। बुनियादी बात यह है कि जिस दिन इलेक्शन हुए हैं उस दिन धांधली करके और इस इमरान खान एंड कंपनी को जो है वो हुकूमत पर बिठा दिया गया है। ठीक, सही है, ये एतराज़ तो अपनी जगह, लेकिन तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं कि आप लोग एहतजाज करना भी चाहते हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको मौलाना साहब के धरने से, वो तहफ़्फ़ुज़ात मेन हैं क्या, ज़रा बताइएगा सिद्दीक साहब। नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात का मतलब ये है कि ये सारा प्रोग्राम मुरतब हो जाए। धरने में कितने दिन बैठना है इस हुकूमत के खात्मे तक, जिस तरह इमरान खान ने कहा था मर जाऊंगा इस्तीफ़ा लेके जाऊंगा। यहाँ बिजली के बिल जलाए कि इन हुकूमत को जो है वो टैक्सेस मत दें। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा कि आप पैसे बैंकों में ना भेजें, हुंडी के जरिए भेजें। यानी एक बंदा खड़ा होकर उनको ये कहता है कि काला काम करो, गैर कानूनी काम करो, और वो अपने आप को कौमी लीडर बनाता है और कहता है मैं कौमी लीडर हूँ। इस हद तक शायद ये तो हम नहीं करेंगे, लेकिन सामने पड़ी हुई है कि मईशत का क्या हाल कर दिया इन्होंने। ये नालायक लोग हैं, नाहल हैं। इनकी नाहली 5 महीने जिस सारी काबीना को कहा पास हो गई है, 2 महीने के बाद आधी काबीना तब्दील कर दी और IMF की टीम ला के बिठा दी। अब IMF है और पाकिस्तान की मईशत है। इमरान खान को तो कुछ आता जाता नहीं है, आगे इसको रखा हुआ है, पीछे काम कोई और कर रहा है। अच्छा, आप एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन जो अभी पार्टी में ग्रुप बंदी है, जाहिर है अभी इस ग्रुप बंदी का नुकसान तो होगा ना इस एहतजाज को। अगर एक ग्रुप चाहता है कि एहतजाज करें, दूसरा ग्रुप चाहता है नहीं करें, तो इस चीज़ को तो पहले ठीक करना होगा ना सिद्दीक साहब।
बहुत दिनों से ये बातें हो रही हैं, ग्रुप बंदी हरगिज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हमारी पार्टी चट्टान की तरह मुत्तहिद है। अच्छा। अलबत्ता ये आपको मालूम है कि जब आपका बोर्ड भी बैठता है या आपका रिपोर्टिंग डेस्क का हेड बैठता है तो रिपोर्टर्स भी अपनी राय देते हैं, इसको इस तरह से कवरेज करें, इसको इस तरह से कवरेज करें, सारी राय सामने आ जाती हैं और फिर हेड जो है वो फैसला करता है। सब ने अपनी अपनी राय दी है, फैसला जनाब नवाज शरीफ पर छोड़ दिया है, वो फैसला जो करेंगे। लेकिन इस हुकूमत के खिलाफ रहबर कमेटी ने भी और हमारी पार्टी ने भी ये फैसला किया है कि इस हुकूमत का चलना इस मुल्क के मफादात के साथ खेलने के मुतरादिफ है। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी नामुमकिन हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। मैं अभी 3 दिन कराची रह के आया हूँ, 3 दिन पूरे। मैं वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट से भी मिला हूँ अपनी ज़ाती हैसियत में, ताजरों से मिला हूँ और उसके अलावा मैं मुख्तलिफ जगह आम बाजारों में गया हूँ। लोगों के नाक में दम आ चुका है। ठीक, जो तिजारत है, मैं आऊंगी, महंगाई पर बात करनी है, जरा तफसील से बात करेंगे सिद्दीक साहब। जी 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 जी। तामीराती सनत 4 आने रह गई है रुपए में से। ठीक है। सनतें बंद हो रही हैं, अपना फैसलाबाद की लूम्स बंद हो गई हैं 20,000। सही। 220 प्रोजेक्ट्स इन्होंने बंद कर दिए हैं। सही। कैसे चलेगी मैशत? कैसे चलेगी मैशत? ताजिर भी जाहिर है अभी एहतजाज पर हैं। मैं आऊंगी, जरा पूछूंगी, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक सवाल भी आपसे लेना है, उससे पहले खबर दे दूं कि अब जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज भी इजलास हो रहा है उनकी कोर कमेटी का, और दूसरे रोज इजलास जो हो रहा है उसमें ये तय किया जा रहा है कि क्या जो मामलात हैं उनको किस तरीके से आगे चलाया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के बाद तरीक़ाकार क्या होगा। इरशाद संजरानी से पूछते हैं, इरशाद दूसरे रोज़ भी ये हो रहा है इजलास, लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं कर पाई पीपल्स पार्टी, क्या वजह है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के? बिल्कुल सुमैया रिजवान, ये जैसे ताश के पत्ते होते हैं, बिल्कुल कार्ड्स का गेम है, उस तरह वो खेला जा रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असल में देख रही थी कि नून लीग की तरफ से क्या पत्ते शो होते हैं। एक मतलब फिर आज जो नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करनी थी शहबाज शरीफ ने और फैसला किया था, लेकिन एक मतलब फिर बहाना बनाया कि शहबाज शरीफ की कमर में दर्द है, तो इसके बाद पीपल्स पार्टी वेट कर रही थी कि वहां से कोई अपडेट आएगी, देखेंगे कि नून लीग क्या कहती है। लेकिन नून लीग की तरफ से एक मतलब फिर पत्ते शो नहीं किए गए। शहबाज शरीफ को अचानक सुबह फिर कमर दर्द का बहाना करके फिर पीपल्स पार्टी अब एक मतलब फिर सर जोड़ कर बैठी। 3:30 बजे से इजलास जारी है और यहाँ पर भी मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं कोर कमेटी। तो आज कोई फैसला आएगा इरशाद या नहीं? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल तजब्जुब का शिकार है कि वहाँ पे गया नहीं, क्योंकि सिंध से शुरू करने जा रहे मौलाना फजल रहमान अपना ये जो आज़ादी मार्च, तो सिंध हुकूमत को बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिर्फ ये कहा कि वो इसको हिमायत करेंगे, लेकिन वो खुद उसमें शामिल नहीं होंगे कल। लेकिन अगर आज नून लीग की तरफ से कोई बड़ा ब्रेकअप आ जाता तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वेट एंड सी वाली पॉलिसी को छोड़कर मुकम्मल तौर पर उसकी हिमायत करती, क्योंकि यहाँ पर यह है कि हुकूमत में नून लीग के साथ रहे मौलाना फजल रहमान, तो इससे बेहतर है कि हम अपनी एक मुशावरत करने के बाद जो है वो करें। श्री रहमान की तरफ से ठीक है इरशाद, बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी में। क्या नून लीग का अगर फैसला आता तो पीपल्स पार्टी भी सोचने में मजबूर हो जाती। वापस आते हैं प्रोग्राम में, डिस्कशन के हवाले से फैसला आया, सबको जरा मैं टेक लूँ। फैसल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी अभी सिद्दीक फारूक साहब की, ज़ाहिर है ये तमाम तर मामलात तो हैं, मुआशी मामलात हैं, महंगाई की सूरत हाल है, हर चीज़ पर कीमतें बढ़ चुकी हैं। अगर ताजिर भी आपसे नाराज़ हैं तो ज़ाहिर है तमाम तर सियासी जमातें अगर आ जाती हैं एहतजाज करने और ताजिर भी इनके साथ होते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? वो जो एक मुतालबा था ऑपोजिशन आपसे कर रही है, वो आप लोगों ने इनको ऑफर दी थी कंटेनर की, बिरयानी की, टेंट की, वो पूरी होगी या नहीं होगी? फैसल साहब देखें, एहतजाज के हवाले से तो किसी भी एहतजाज के हवाले से अगर बात की जाए तो एहतजाज को किसी ने भी इन्हें मना इस बात से नहीं किया कि आप सियासी तौर पर एहतजाज नहीं कर सकते। जमहूरी हुकूमत में हर सियासी पार्टी का एहतजाज करना जो है, अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई ममानियत की बात नहीं। देखने वाली बात यह है कि एहतजाज का एजेंडा क्या है और किन इश्यूज़ पे एहतजाज करने को जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि आपके ही रिपोर्टर ने जो बात की कि पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने भी अपना फैसला जो मुअक्खर कर दिया इस वजह से कि जब तक नून लीग अपना फैसला नहीं करती, ये दोनों मेजर जो पार्टीज़ हैं एक दूसरे की तरफ देख रही हैं।
और मियाँ शहबाज शरीफ का जो कमर में आज दर्द है, कुछ लोगों ने तो इसे कहा कि शायद मियाँ नवाज शरीफ ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। तो ये इस तरह के कई इश्यूज़ हैं और आने वाले दिनों में ये इश्यूज़ खुलकर सामने भी आएंगे। आपने जो बात की कि इस्लामाबाद में एहतजाज के हवाले से, ताजर्स के हवाले, देखिए एहतजाज करना जो है वो करें, लेकिन उस वक्त करें जब मुल्क इस वक्त जो है, मैं समझता हूं कि मुल्क इस वक्त जो है कश्मीर की एक जंग लड़ रहा है। सर बहुत अच्छी बात है, कश्मीर का दर्द रखें, कश्मीर की सूरत हाल देखें, अपने मुल्क के लोगों का भी थोड़ा दर्द कर लें। वो भूख से मर रहे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, रोजगार नहीं है, ताजिर सनतकार सब परेशान हुए हैं। जरा ब्रेक, वापस आते हैं तो जरा ये बात करते हैं। रजा बाकर साहब का भी बयान सामने आया, महंगाई मजीद बढ़ेगी, क्या क्या बढ़ेगा, क्या होगा आवाम का, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, जिस तरह हुकूमत बार बार तसल्ली दे रही है आवाम को कि कुछ दिन सब्र करें, कुछ 1-2 साल सब्र कर लें, महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई अच्छी नवीद नहीं सुनाई है गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने। वो कहते हैं कि महंगाई मजीद बढ़ेगी और 1.5-2 साल में जो महंगाई की शरह है वो 5 से 7% पर आ जाएगी। और वो कबूल करते हैं इस चीज़ को कि जब हमने गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा किया तो महंगाई में भी इजाफा हो गया और आइंदा बरसों में महंगाई में कोई कमी नहीं आने वाली है। अलबत्ता वो ये कहते हैं कि 2015 में तिजारती खसारा 0 था और रवा साल जून में ज़खायर जो थे वो 7.2 अरब डॉलर हो गए। फैसल साहब, आप लोग क्यों लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं? वज़ीर आज़म को चाहिए पार्लियामान में आएँ या फिर कोई खिताब करें, बता दें कि भाई अभी हालात दुरुस्त नहीं हो सकते, सब्र का दामन थाम लें, आवाम भी और जो सियासतदान है वो भी कोई एहतजाज ना करें। देखिए, सबसे पहले जो बात, ज़रूरी बात यह है कि इस जो महंगाई है इसकी बुनियादी वजह क्या है। जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने इस मुल्क को संभाला और बरसरे इक़्तिदार आए तो उस वक्त ये पाकिस्तान 30,000 अरब रुपीज़ का जो है मकरूज़ था। जब पाकिस्तान की इकॉनमी की उस वक्त ये सूरत हाल थी कि तनख्वाहों देने के पैसे नहीं थे, मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा था। तो ये कैसे मुमकिन है कि ओवर द नाइट्स जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएं? ये एक मुल्क है, कंट्री है और इसमें तब्दीली या इसमें बेहतरी जो है इट विल टेक टाइम। मैं समझता हूँ कि मुल्क की इकॉनमी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। अभी आपकी के चैनल पे ही चल रहा था कि अगर स्टॉक मार्केट के हवाले से बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई है। इसी तरह अगर किसी भी हवाले से, इकॉनमी के हवाले से बात की जाए, आज रजा बाकर साहब कह रहे हैं 1.5-2 साल कोई बेहतरी नहीं आती है, महंगाई मजीद बढ़ेगी, फिर आप कैसे रोकेंगे लोगों को, ताजिरों को, आवाम को कि आ जाए नून लीग और पीपल्स पार्टी JUI के साथ सड़कों पर, करें एहतजाज, क्या करें फिर? देखिए, इस वक्त महंगाई जो है, मैं तो खुद इस बात को ओन कर रहा हूं कि वक्ती तौर पे जो महंगाई बढ़ रही है इसका जो इम्पैक्ट है वो मुल्क की बेहतरी के लिए आने वाले दिनों में आएगा। मुझे याद हो गए हैं सारे जुमले। पॉइंट टेकन, बात सुन ले। जी सर, बोलिए मैं सुन रही हूँ। देखिए, अगर बिजली महंगी हुई है तो इस वक्त बिजली महंगी होने का जो फायदा है वो आपके मुल्क को हो रहा है। ठीक है, वक्ती तौर पे अवाम पे प्रेशर है और बड़ी है, लेकिन किसी के जेब में नहीं जा रहा। जिस तरह के मुल्क को लूटा जा रहा था, ये तो बाद में पता चलेगा। चले पॉइंट टेकन, मुझे कारी उस्मान साहब को शामिल गुफ्तगू करने दें। सर पॉइंट टेकन, जेब भरने की बात नहीं करते। ठीक है फैसल, कारी उस्मान साहब JUI फेस में ज्वाइन करें। कारी उस्मान साहब, अभी तक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वाजे नहीं किया, आज भी नून लीग का फैसला नहीं आया, पीपल्स पार्टी का इजलास भी जारी है, क्या सोच रही है JIUF, कौन कौन उनके साथ होगा धरने में? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून लीग का फैसला भी आ गया है, पीपल्स पार्टी का फैसला भी आ गया है, लेकिन बात यह है कि एक तासुर ये पैदा किया जा रहा है कि नून लीग भी नहीं है साथ और पीपल्स पार्टी भी नहीं है, जबकि दोनों पार्टियों ने फैसला दे दिया, हिमायत का ऐलान कर दिया है। किसी ने बाज़ाब्ता भरपूर शिरकत का और किसी ने जो है जुज़वी तौर पे या खिलाकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। तो अब इसका ये मकसद नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है, हम तो समझते हैं कि वो हमारे साथ हैं
100% हैं, कल भी थे, आज भी हैं, आने वाली कल भी होंगे और इंशाल्लाह अब तो ये सिलसिला जारी है, अभी तो बहुत सारे दिन बाकी हैं, कई मराहिल आएंगे, कई मीटिंगें होंगी, कई मसाइल ऐसे सामने आएंगे। हम बिल्कुल यकीन से कह सकते हैं कि जब 27 अक्टूबर को हम कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती के तौर पे मार्च का आगाज करते हुए निकलेंगे और 27 तारीख को हम यकजहती कश्मीर बनाएंगे और फिर अगला सफर जब हम 27 की शाम से करेंगे, मुल्क भर से हमारे काफिले आएंगे, तो 31 तक जब हम पहुंचेंगे इस्लामाबाद तक 31 अक्टूबर को, तो ये तमाम के तमाम लोग हमारे साथ होंगे और हम उनकी कदर करते हैं, हम उनकी हिमायत की भी कदर करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये अपोजिशन हमारे साथ नहीं है। अपोजिशन इस वक्त एक नुक्ते पे सब के सब मुत्तफिक है। जी उस्मान साहब, अभी कोई गुंजाइश है कि अगर हुकूमत आप लोगों से बातचीत करना चाहे, मुज़ाकरात करना चाहे, तो आप लोग रोक सकते हैं अपना एहतजाज? असल में हुकूमत हो तो हम मुज़ाकरात हमसे कोई करे, हम तो इनको हुकूमत के उस चीज पे मानते ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि ये काबिज गुरु है और बिल्कुल नाजायज तरीके से ये लोग आए हुए हैं, इनके साथ बात करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अलबत्ता अगर वो मुस्ताफी हो जाते हैं तो फिर तमाम जमातें बैठ के जो भी लाएअमल तय करेंगी वही हम सबका उस्मान साहब, मैं चाहूंगी जरा मेरे साथ रहिए, सिद्दीकुल फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका भी जरा टेक ले लूं। सिद्दीक साहब, मुझे बताइएगा, क्या नून लीग के पास ये गुंजाइश है कि अगर बातचीत की जाए, कोई हुकूमती वफ्द आए, मुज़ाकरात करे अपोजिशन से, तो फिर अपोजिशन एहतजाज ना करे और आप लोग नून लीग मना ले दीगर पार्टीज को? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोर कमेटी ने ये सारी बातें, ये कोई आज का फैसला तो नहीं है ना जी, ये जो कोर कमेटी बहुत दिनों से बनी हुई है, अगर हुकूमत का कोई ख्याल था तो वो आके बैठ जाते, बल्कि ये हुकूमत तो ये कह रही थी आप करो एहतजाज, आप में दम ही नहीं है एहतजाज करने का, हम आपको कंटेनर देते हैं, हम आपको बिरयानी खिलाएंगे, इमरान खान से लेके तो उनके पार्टी का एक एक बंदा, सारे वफाकी वज़रा एहतजाज करेंगे, हम आपको कंटेनर देंगे। जब ये वो दावत दे रहे थे तो उस वक्त वो दावत हमने मान ली और उसके बाद जो सूरत हाल ये है, जैसे मैंने आप पहले अर्ज़ किया कि पूरी कौम तैयार है, इन्होंने कौम से रोटी छीन ली है। ये आज ये गए बरी इमाम जाके 150 और जो झोंपड़ियाँ और दुकानें गिरा के आ गए हैं। ये इन्होंने जिन्होंने कहा था कि हम आपको 50 लाख मकान बना के देंगे, 1 करोड़ रोज़गार देंगे, कराची में दाएं बाएं इधर उधर लोगों के घर गिरा दिए, इन्होंने लोगों के रोज़गार ख़त्म कर दिए, खोखे गिरा दिए। भाई उसको कोई लीगलाइज कर दो, उनसे किराया ले लो, बजाय इसके आपने बेरोज़गार करना शुरू कर दिया। अब आप खुद बता रही हैं ताजिर क्या कर रहे हैं। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि चूँकि इन्होंने मईशत बर्बाद कर दी है, इनमें सलाहियत नहीं है, कौन से ये झूठ बोल रहे हैं जो आपने सामने रखा, ये कुछ कह रहे हैं और रजा बाकिर साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं, इनके हफीज़ शेख क्या कह रहे हैं कि भी 2 साल और काम ख़राब होगा, इक़्तिसादी मुश्किलात और आएंगी। तो जब और मुश्किलात आएंगी तो ये कैसे कह सकते हैं। तो चूँकि उन्होंने खुद दावत दी है और इक़्तिसादी हालात को और दूसरे हालात को, ये गए हैं तकरीरें करके आ गए हैं कश्मीर पर, हम अगरचे कश्मीर पर इनके साथ हैं, लेकिन एक मेंबर UN का इन्होंने उनकी हमदर्दी नहीं ली। वही जो 3 चले आ रहे हैं हमारे साथ, चीन, तुर्की, मलेशिया और एक हम खुद हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी चीन गया, वो भी जो है वो अनरिकॉर्डेड एजेंडा और अनरिकॉर्डेड जलसा था, अपना इजलास था। कहीं कोई इन्होंने कोई चीज़ करके दिखाई हो अंदर। हाँ, नवाज शरीफ साहब को जब उस वक्त धमकी दी गई 5 एटमी धमाके करके, नवाज शरीफ ने 6 धमाके किए 1998 में, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर चल के लाहौर आया। अब इमरान खान साहब कश्मीर के हवाले से कोई ऐसा काम कर दें कि मोदी साहब यहाँ चल के आके और वो कहें कि जनाब अली जो आप हुक्म करते हैं मैं तैयार हूँ, जो आप फरमाते हैं मैं उसके लिए तैयार हूँ। कोई ऐसा काम करके दिखाएं। ये बड़े ऊंचे कद के और बड़ी बातें करते हैं, करें ना कोई काम। अभी तक तो एक मेंबर की हिमायत इन्हें नहीं, सऊदी अरब की हिमायत नहीं मिली यार, और तो छोड़ो UAE की हिमायत नहीं मिली। क्या ये क्या बात करें। पॉइंट टेकन।
पॉइंट टेकन सिद्दीक साहब, ये तमाम तर बातें हैं, ज़ाहिर मुआशी सूरत हाल भी है, लेकिन दोनों सवाल है मेरा आपसे भी, कारी उस्मान साहब से भी, कि आप लोग वही लोग हैं जब पीटीआई ने धरना दिया तो आप लोगों ने इसकी मुखालफत की, हमने कहा धरना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, मुल्क के मुआशी पहिए को जाम कर दिया जाए, मुल्क को बंद कर दिया जाए, ये सब कुछ ठीक नहीं है। पार्लियामान में आप लोगों के ऑन रिकॉर्ड ये तमाम तर स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट है। क्या वक्त आ गया है कि अब आप लोग ही एहतजाज कर रहे हैं और ये लोग हुकूमत में हैं, ये लोग आपको रोक रहे हैं? पहले कारी उस्मान साहब से जवाब ले लूँ, फिर आपसे लेती हूँ, मैं लेती हूँ आपसे। कारी उस्मान साहब क्या कहेंगे? देखें बात ये है मोहतरमा, जी जी, उस वक्त न मुल्क का पयाजाम था, उस वक्त न महंगाई की ये सूरत हाल थी जो आज है, उस वक्त डॉलर न इस सतह पर था जो आज है, उस वक्त मुल्क के जो तमाम इदारे जो थे वो फाल थे, काम चल रहा था, सारा निज़ाम बराबर चल रहा था। तो उस वक्त इनका जो ऐलान था, ये तो आए थे सिर्फ 4 हलकों के लिए कि 4 हलके खोल दें, और उससे फिर ये बैठे 126 दिन जो गलाजत फैलाई गई, जो तबाही मचाई गई, कौमी अमलाक पर हमले हुए, PTV पर हमला हुआ, पार्लियामेंट पर हमला हुआ, और इन हालात में जाहिर है कि तमाम की तमाम अपोजिशन उस वक्त भी हुकूमत के साथ इसलिए खड़ी थी कि ये गलत कर रहे थे। ठीक है, आज जो उनकी इन तमाम गलतियों पर देखें, जब से ये आए हैं, आप मुझे बताएं कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक इतनी सख्तरीन महंगाई कभी मैंने और आपने देखी है? आप महंगाई तो हर दौर में रही है, अब ये तो नहीं है कि महंगाई नहीं हुई। इस हद तक तो नहीं थी जी, इस हद तक बताएं कि क्या इसकी कोई, ठीक है, पॉइंट टेकन, इतना ये इस तरह किया है। इसी तरीके से आप उनके अगर जाएंगे आप दूसरे मसाइल पर, तो इन्होंने आते ही कादियानी लाबी को मुल्क में मुसल्लत कर। ठीक है कारी उस्मान साहब, पॉइंट टेकन सर, महंगाई है, मुआशी सूरत हाल है, ये तमाम तरह आप लोगों के मुतालबात हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सिद्दीक साहब आपका जवाब सर। जी मैं ये कहूँगा कि इमरान खान ने 35 पंक्चरों की बात की, 35 पंक्चर जनाब, फिर माफ़ी मांगी सुप्रीम कोर्ट के कि नहीं वो तो मैंने सियासी बात की थी, 35 पंक्चरों वाली बात कोई नहीं। फिर आगे चलें, सारे इलेक्शन में धांधली हुई है, इनके नामजद करदा जस्टिस साहब को अदालती कमीशन का सरबराह बना दिया कि ये लें आपके जज साहब, अब आपका। उन्होंने इनके इतराज़ात मुस्तरद करके उन्होंने कहा इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर हुए हैं। तो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शनों की बुनियाद पर 2/3 अक्सरियत से हुकूमत कायम हो, उसको इन्होंने धरनों और साथ डॉक्टर ताहिरुल कादरी और मदरसों के बच्चों की आपने उधर बात की, मदरसों के बच्चे भी साथ लेके आए और क्या कुछ किया वो आप देख लीजिए। उस वक्त चीनी सदर $45 बिलियन का प्रोग्राम लेके आ रहे थे, ठीक, और इनके धरने की वजह से उन्होंने दौरा मुलतवी कर दिया। फिर वो 3 महीने के बाद दौरा हुआ, लेकिन प्रोग्राम 8 महीने से 10 महीने लेट हो गया, तो पूरे मुल्क को नुकसान हुआ। हम तुर्क सदर आ रहे हैं, उनको वेलकम करेंगे, हम नहीं ब्लॉक करेंगे उनका रास्ता, ठीक है। मुल्क की बेहतरी के लिए अगर ये कुछ कर सके तो ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल नाअहल है, ठीक है। कुछ पता नहीं, मांगना आता है लंगर जाके, प्राय लंगर जाके जो पहले से चल रहा है वो खोल दिया, कहीं मैं ले लूं सर, मुझे फिर क्लोजिंग करनी है। ठीक करो, बिल्कुल सही, मईशत ठीक करें। हाँ जी फैसल साहब, क्या आपका टेक है इस पर सर? लास्ट टेक। देखें, लंगर का एहसास सिर्फ उस शख्स को हो सकता है जो रात को भूखा सोता हो। उस शख्स को क्या एहसास हो सकता है जो पेट भर के खाए और हमसाया का उसको ख्याल ना हो। लंगर का एहसास वाकई इन लोगों को नहीं। आप भूखे सोते हैं सिद्दीक साहब, लंगर के एहसास आप लोगों को वाकई नहीं हो सकता, आपको नहीं हो सकता। लंगर के एहसास एक गरीब आदमी को ही हो सकता है, जो बेचारा गरीब भूखा सोता है उसको एहसास हो सकता है। फैसल साहब, ऐसे किसी इम्तिहान को एहसास नहीं हो सकता। ये गरीब आदमी को ही गरीब आदमी का एहसास हो सकता है, हुकूमत का, जो कभी भूखा रहा हो उसको ही पता होता है कि लंगर पे मजाक उड़ाने वालों के लिए आप लोगों को लम्हा फिक्रिया है मेरे लिए कि लंगर पे अगर लंगर पे वो मजाक उड़ाते हैं तो ये लम्हा फिक्रिया उन लोगों के लिए, ये उनकी सोच देखें कि अगर लंगर का एहतमाम किया जा रहा है रियासत की तरफ से तो ये एक इसको खुशआइन बात है, अच्छी बात है, ना कि इस पे कोई कारखाने भी चलने दें, दुकानें भी चलने दें, कारोबार भी चलने दें, फिर लंगर भी चलने दें। प्राइवेट पार्टी का लंगर है, ये हुकूमत कारखाने भी चलाएगी, यही हुकूमत है जो मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करेगी, यही हुकूमत मुल्क में इंसाफ गरीब आदमी को इंसाफ देगी, यही हुकूमत जो है जो जिन लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है और पैसे लूटे हैं, यही हुकूमत जो है
है मुल्क में बेहतरी की तरफ गामजन करेगी। गामजन करेगी, कब करेगी हम भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल अयाज साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब। इसी खबर के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आप सबकी कल मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।